निकले तो वे अटक अटक कर बाहर निकल रहे थे। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है मालिक, यह हमारा सबसे फायदेमंद साल रहा है। हर एम्पोरियम में पिछले साल से ज़्यादा बिक्री हुई है। रोमन सेना भी अब हमारी ग्राहक बन चुकी है। आपने पिछले पखवाड़े में उन्हें 200 अरबी घोड़े बेचे थे। मुझे माफ़ कीजिए, मैंने इसके पहले आपके आदेशों का चुपचाप पालन किया है, परंतु इस बार मैं आपका मतलब नहीं समझ पा रहा हूँ। हाफिज मुस्कुराया और उसने इरिस्पस के हाथों को नरमी से पकड़ा। मेरे वफादार दोस्त, क्या तुम्हें याद है जब तुम कई साल पहले मेरे पास नौकरी करने आए थे तो मेरा पहला आदेश क्या था? इरेस्मस ने दिमाग पर जोर डाला और फिर उसके चेहरे पर चमक आ गई। आपने मुझे आदेश दिया था कि हर साल आपके खजाने से आधे मुनाफे को निकालकर गरीबों में बांट दूं। क्या उस वक्त में ऐसा नहीं लगा था कि मैं एक मूर्ख बिजनेसमैन हूं? मुझे काफ़ी डर लग रहा था मालिक। हाफिज ने सिर हिलाया और पूछा, अब तुम्हारा क्या कहना है? क्या तुम्हें यह नहीं लगता कि तुम बेवजह ही डर रहे थे? हाँ मालिक। तो फिर मैं तुमसे यही कहूँगा कि तुम मेरे इस फैसले पर भी भरोसा रखो। मैं तुम्हें पूरी योजना बता देता हूँ। अब मैं एक बूढ़ा आदमी हूँ और मेरी ज़रूरतें बहुत थोड़ी सी हैं, क्योंकि बरसों के सुखी जीवन के बाद मेरी लीशा अब मुझसे बिछड़ चुकी है। इसलिए मैं अब अपनी सारी दौलत इस शहर के गरीबों में बांट देना चाहता हूँ। मैं अपने पास सिर्फ उतना ही रखूँगा जितने से मेरा गुजारा हो जाए। मैं यह भी चाहता हूँ कि माल बेचने के अलावा तुम हर एम्पोरियम के वर्तमान मैनेजर को मालिक बनाने के कागजात भी तैयार कर लो। मैं यह भी चाहता हूँ कि तुम इन मैनेजरों को बरसों की वफादारी के इनाम में 5,000 दिनार दे दो, ताकि वे अपनी दुकान में जो भी सामान भरना चाहें भर लें। इरेस्मस ने कुछ बोलना चाहा, परंतु हाफिज ने हाथ उठाकर उसे चुप कर दिया। क्या यह काम तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है? खजांची ने अपना सिर हिलाया और मुस्कुराने की कोशिश की। नहीं मालिक, बात सिर्फ यह है कि मैं इसकी वजह नहीं समझ पा रहा हूँ। आप इस तरह बात कर रहे हैं जैसे आपके दिन पूरे हो गए हैं। यह तुम्हारी वफादारी है इरेस्मस कि तुम अपनी बजाय मेरी ज़्यादा फिक्र करते हो, और जब मेरा बिजनेस साम्राज्य विखंडित हो जाएगा तब तुम्हें अपने खुद के भविष्य के बारे में कोई चिंता क्यों नहीं सता रही है? हम इतने सालों से साथ हैं, मैं सिर्फ अपनी चिंता कैसे कर सकता हूँ? हाफिज ने अपने पुराने दोस्त को गले लगाया और कहा, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हें आदेश देता हूँ कि तुम तत्काल खजाने से 50,000 दिनार ले लो, और मैं तुमसे गुजारिश करता हूँ कि तुम मेरे साथ तब तक रहो जब तक कि मैं बरसों पहले के अपने वादे को पूरा न कर लूँ। जब वह वादा पूरा हो जाएगा तो मैं इस महल और गोदाम को तुम्हारे नाम कर दूंगा और फिर अपनी लीशा के पास चल दूंगा। बूढ़ा खजांची अपने मालिक को देखता ही रह गया। ऐसा लग रहा था जैसे उसने शब्द तो सुने थे, पर वह उनका मतलब नहीं समझ पाया था। 50,000 दिनार, महल, गोदाम, मालिक, मैं इसके काबिल नहीं हूँ। हाफिज ने सिर हिलाया। मैंने हमेशा माना है कि तुम्हारी दोस्ती मेरी सबसे बड़ी पूंजी है। यह तुम्हारी वफादारी का छोटा सा इनाम है। तुमने जीने की वह कला सीख ली है जिससे तुम अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए जीते हो, और दूसरों के लिए तुम्हारी यह चिंता ही तुम्हें सच्चा इंसान बनाती है। अब मैं तुमसे गुजारिश करूंगा कि तुम मेरी योजनाओं को जल्दी से पूरा करने में जुट जाओ। समय मेरी सबसे कीमती पूंजी है और मेरे जीवन का सूरज अब डूबने को है। इरेस्मस ने अपने आंसुओं को छुपाने के लिए अपना चेहरा मोड़ लिया। उसकी आवाज़ रुध गई जब उसने पूछा, और आपका वह वादा क्या है जो आपको अभी पूरा करना है? हालांकि हम लोग भाइयों की तरह रहते हैं, परंतु इससे पहले मैंने कभी नहीं सुना कि आपको कोई वादा पूरा करना है।
हाफिज ने अपनी बाहें बांधी और मुस्कुराया। जब तुम मेरे आदेशों का पालन कर दोगे तो मैं तुम्हें वह रहस्य बताऊंगा जो मैंने 30 साल से आज तक अपनी पत्नी के अलावा किसी को नहीं बताया है। अध्याय 2। और इस तरह कुछ समय बाद संतरियों की पहरेदारी में कारवां दमिश्क से चल पड़ा। इस कारवां के साथ हाफिज के एम्पोरियमों के मैनेजर के नाम, मिल्कियत के कागजात और दीनार थे। जोपा में उबैद से पेट्रा के रिवल तक हाफिज के 10 मैनेजरों ने जब अपने मालिक के रिटायरमेंट और उसके दिए तोहफे की खबर सुनी, उनके मुंह से बोल ही नहीं निकले। आखिरकार एंटी पेट्रिस के आखिरी एम्पोरियम में कारवां का मकसद पूरा हो गया। अपने समय का सबसे शक्तिशाली बिजनेस साम्राज्य अब नहीं रहा था। दुखी मन से इरेस्मस ने अपने मालिक को यह खबर भेजी कि उसका गोदाम अब खाली था और एम्पेरमो पर से हाफिज का नाम हट चुका था। संदेशवाहक इरेस्मस के पास यह जवाब लेकर लौटा कि हाफिज उससे तत्काल फव्वारे के पास मिलना चाहता है। हाफिज ने अपने दोस्त के चेहरे को गौर से देखा और पूछा, क्या काम हो गया? हाँ, काम हो गया। दुखी मत हो मेरे दोस्त, मेरे पीछे आओ। जब हाफिज इरेस्मस को लेकर संगमरमर के फर्श पर चला तो सिर्फ उसके जूतों की आवाज उस विशाल काय कक्ष में गूंज रही थी। साइट्रस की लकड़ी के ऊंचे स्टैंड पर रखे गुलदान के करीब आते आते उसके कदम धीमे हो गए और उसने देखा कि सूरज की रोशनी ने कांच को सफेद से बैगनी कर दिया है। उसके बूढ़े चेहरे पर मुस्कुराहट खिली हुई थी। फिर दोनों दोस्त महल के गुंबद के अंदर की सीढ़ियां चढ़ने लगे। इरेस्मस ने यह देखा कि सीढ़ियों पर हमेशा खड़ा रहने वाला सिपाही आज वहां नहीं था। आखिरकार वे पहली मंजिल पर पहुंच गए और दम लेने के लिए जरा सा ठहरे। सीढ़ियां चढ़ने के कारण दोनों हाँफ रहे थे। फिर वे कुछ और सीढ़ियां चढ़कर दूसरी मंजिल पर पहुंच गए। हाफिज ने वहां पहुंचकर अपने बेल्ट से एक छोटी चाबी निकाली, भारी लकड़ी के दरवाजे का ताला खोला और उसे धक्का दिया। इरेस्मस अंदर घुसने से पहले थोड़ा ठिठका। अपने मालिक के अंदर बुलाने तक वह वहीं रुका रहा। इरेस्मस को उस कमरे के भीतर जाने में संकोच हो रहा था। वह जानता था कि इस कमरे में पिछले 30 सालों से हाफिज के अलावा कोई नहीं घुसा था। इरेस्मस की आंखें जब तक अंधेरे की आदी हो गईं, तब तक हाफिज उसका हाथ थामे रहा। एक मंद मुस्कुराहट के साथ हाफिज इरेस्मस को एक ऐसे कमरे में ले गया जो खाली दिख रहा था। वहां कोने में रखे एक पुराने संदूक के सिवाय कुछ नहीं था। इरेस्मस, क्या तुम्हें निराशा नहीं हुई? मैं क्या कहूं मालिक, क्या तुम्हें यह देखकर निराशा नहीं हुई कि कमरा खाली है? मैं जानता हूं कि इस कमरे के बारे में बहुत सी अफवाहें फैली हुई हैं। क्या तुमने कभी यह नहीं सोचा कि इस गोपनीय कमरे में ऐसा क्या था जो यहां इस समय पहरा रहता था और किसी को भी अंदर आने की इजाजत नहीं थी? इरेस्मस ने सिर हिलाया। यह सच है। सालों से ऐसी अफवाहें उड़ रही हैं कि आखिर मालिक ने इस कमरे में क्या माल छुपा रखा है। हाँ मेरे दोस्त, और मैंने ज्यादातर अफवाहें सुनी हैं। लोग कहते हैं कि यहाँ पर हीरों की खदान है, सोने की तिजोरियां हैं, या जंगली जानवर हैं, या दुर्लभ पक्षी हैं। एक बार एक फारसी व्यापारी ने तो यहाँ तक इशारा किया कि यहाँ पर मेरा हरम है। लीसा को जब मैंने हरम की बात बताई तो वह हंस पड़ी। परंतु जैसा तुम देख सकते हो, यहाँ इस छोटे संदूक के सिवा कुछ भी नहीं है। अब आगे आओ। दोनों आदमी संदूक के ऊपर झुके और हाफिज ने सावधानी से उसके चमड़े के बंद को खोला। आखिरकार संदूक खुल गया। इरेस्मस आगे झुका और उसने हाफिज के कंधों के ऊपर से संदूक के सामान पर नजर डाली। उसने हाफिज की तरफ देखा और हैरत से अपना सिर हिलाया। संदूक में कुछ भी नहीं था। वहां पर केवल ताड़पत्र थे, चमड़े के ताड़पत्र। हाफिज ने अंदर हाथ डालकर
धीरे से एक ताड़पत्र निकाला। पल भर के लिए उसने अपने सीने से लगाया और अपनी आंखें मूंद लीं। उसके चेहरे पर असीम शांति छाई हुई थी और वहां से उम्र की लकीरें मिट गई थीं। फिर वह अपने पैरों पर खड़ा हो गया और संदूक की तरफ इशारा किया। अगर इस कमरे में हीरे भरे होते तो भी उनकी कीमत इन ताड़पत्रों से अधिक नहीं हो सकती थी। मेरे पास जो भी सफलता, सुख, प्रेम, मन की शांति और दौलत है, वह सब इन्हीं चंद ताड़पत्रों में लिखी हुई बातों की बदौलत है। मैं इनका और इन्हें लिखने वाले बुद्धिमान लोगों का एहसान कभी नहीं उतार सकता। जिसने यह ताड़पत्र मुझे दिए थे, मैं उसका एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। हाफिज की आवाज के लहजे से घबराकर इरेस्मस पीछे हटा और पूछा, क्या यही वह रहस्य है जिसका जिक्र आपने मुझसे किया था? कहीं इस संदूक का संबंध आपके उस वादे से तो नहीं है जो आपको पूरा करना है? तुम्हारे दोनों ही सवालों का जवाब हाँ है। इरेस्मस ने अपनी पसीना पसीना हो रही पेशानी पर हाथ फिराया और हैरत से हाफिज की तरफ देखा। इन ताड़पत्रों में ऐसा क्या लिखा है जो इनकी कीमत हीरों के खजानों से भी ज्यादा है? एक को छोड़कर सभी ताड़पत्रों में एक सिद्धांत, एक नियम, एक मूलभूत सत्य लिखा है, ताकि पढ़ने वाले को यह बात पूरी तरह समझ में आ जाए। सेल्स की दुनिया का बादशाह बनने के लिए आदमी को हर ताड़पत्र के रहस्य को जानना होगा और इसका हर रोज अभ्यास करना पड़ेगा। जब कोई आदमी इन सिद्धांतों को अपने जीवन में पूरी तरह उतार लेता है तो मनचाही दौलत हासिल कर सकता है। इरेस्मस ने निराशा से उन पुराने ताड़पत्रों की तरफ देखा। आपके जितनी दौलत भी, अगर वह चाहे तो मुझसे भी ज्यादा। आपने कहा था कि एक को छोड़कर सभी ताड़पत्रों में सिद्धांत लिखे हैं। आखिरी ताड़पत्र में क्या लिखा है? आखिरी ताड़पत्र दरअसल पहला ताड़पत्र है, जिसे सबसे पहले पढ़ा जाना चाहिए। ताड़पत्रों को एक निश्चित क्रम में ही पढ़ा जाना चाहिए।